आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग को 24 घंटे के भीतर लगभग 383 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड को भेजने के निर्देश। राजधानी देहरादून में निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और विश्व बैंक के अनुसार भारत अगले 3 वित्त वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग को 24 घंटे के भीतर अवशेष लगभग 383 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड को भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 31 जुलाई तक सभी विभागों को अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर वित्त विभाग को भेजने को भी कहा है। आज सचिवालय में नाबार्ड की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव ने विभागों को अपने प्रोजेक्ट के प्रस्ताव, आहरण, प्रोजेक्ट अनुपालन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट अनुपालन रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को सख्त हिदायत दी है कि नाबार्ड को सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले और योग्य प्रोजेक्ट ही प्रस्तावित किए जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने विभागों को शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत पार्किंग, मलिन बस्तियों के पुनर्विकास और शहरी वनीकरण के प्रोजेक्ट को शीर्ष प्राथमिकता के साथ नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए नगर निगम ने बायलॉज तैयार किए हैं। इसके लागू होने के बाद निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि देहरादून को शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में दिन और रात के समय ध्वनि के मानक डेसिबल तय किए गए हैं। एक बायलॉज तैयार किया है जिसमें जिलाधिकारी मैडम का बायलॉज में अनुमोदन भी लिया गया है। 4 क्षेत्र में विभाजित किया है, शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें अलग अलग इनके मानक हैं और मानक भी 2 टाइप से है। दिन में उसका मानक अलग है, रात्रि में अलग है। और जो भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत आएगी या स्वतः संज्ञान नगर निगम लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। श्री जोशी ने बताया कि नगर निगम के पास प्रशिक्षित स्टाफ और उपकरण की कमी को देखते हुए इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद ली जा रही है। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि बायलॉज को गजट के लिए रुड़की भेजा जा रहा है और वहां से बायलॉज आने के बाद इसे देहरादून में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछी जाने वाली प्रश्नावली जारी की है। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों को देखते हुए ये प्रश्नावली जारी की गई है। परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में तो 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कृपांकों के कारण 2 परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से अधिक परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि सहायक अधिकारी वर्ग 1 के पद पर चयनित 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए सभी नवनियुक्त कार्मिकों को उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 6000 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है।
आने वाली 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। खासकर योग नगरी ऋषिकेश और धर्म नगरी हरिद्वार में योग को समर्पित विशेष आयोजन किए जाएंगे। उत्तराखंड में गंगा किनारे बड़े योग सत्र, कार्यशालाएं और आध्यात्मिक समारोह आयोजित होंगे। इस दिन उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जिलों में योग शिविर के आयोजन कराए जाएंगे। इन आयोजनों से विश्व भर से आए पर्यटकों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे सांस्कृतिक प्रदर्शन और वैश्विक सहभागिता में उत्तराखंड अपनी अहम भूमिका निभाता है। आइए 21 जून को हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी अहम भूमिका निभाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री रिजिजू ने कहा कि जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज देहरादून में उत्तराखंड में भूस्खलन प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने भूस्खलन के प्रभाव और बचाव पर विस्तार से जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन का प्रभाव बना रहता है। इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। इसी को लेकर कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जा रही है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन के सामने कई कार्य टेकअप किए हैं। हमारा एसडीएमए फंड में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्लस एनडीएमएफ जो भारत सरकार के फंड है, वहां से भी पैसे मिले एक मॉडल लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें ये भी था कि हम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, अन्य जो एजेंसीज हैं, सबको लैंडस्लाइड मिटिगेशन के संबंध में एक बृहद जानकारी दी जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड को अगर देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या लैंडस्लाइड की है। कुछ भी हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, अल्टीमेटली डैमेज लैंडस्लाइड से होता है। तो लैंडस्लाइड के संबंध में हमें सबको, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको एक बृहद जानकारी जरूरी है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। जरूरी है कि लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट साइंटिफिक तरीके से हो। जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, हर जगह पुस्तक बनाकर काम नहीं चला सकते, तो हर जगह का सोल्यूशन अलग अलग होगा, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाए। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये वृद्धि घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए विकास पूर्वानुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया था। नैनीताल जिले में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेताल घाट विकास खंड की राजकीय इंटर कॉलेज राती घाट में शिप्रा नदी क्षेत्र में बड़े स्तर पर जल संरक्षण, संवर्धन और सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में विभिन्न विभागों, जिला स्तर पर संचालित स्वयं सहायता समूह और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने आने वाले समय में जल संकट से बचने के उपाय साझा किए। प्रदेश में कल भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के मैदानी हिस्सों में कल अत्यधिक गर्मी और कहीं कहीं लू चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में राज्य के तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग को 24 घंटे के भीतर लगभग 383 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड को भेजने के निर्देश।
राजधानी देहरादून में निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और विश्व बैंक के अनुसार भारत अगले 3 वित्त वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।